अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। यानी कि अगर आप कुछ बड़ा नतीजा हासिल करना चाहते हैं, कुछ बड़ा रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा कि हर दिन आप थोड़ा थोड़ा तरक्की, थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस जो है वो करते रहें। अब ये हर दिन जो थोड़ी थोड़ी तरक्की है वो होगी कैसे? वो सिर्फ उस तरक्की के बारे में सोचने से तो होगी नहीं। उसको लेकर हर दिन जो है वो कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा, है ना, हार्डवर्क करना होगा। तो इसीलिए डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा हार्डवर्क जो है वो करते रहें, अपनी कोशिश, अपना प्रयास जारी रखें डेली बेसिस पर। और जैसे आप थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस डेली बेसिस पर करेंगे, तो एक दिन आएगा कि जब वो लिटिल प्रोग्रेस जो आप डेली कर रहे हैं वो एक बड़े रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कोई बड़े रिजल्ट को अचीव करने के लिए यही तरीका है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस जो है वो करते रहें। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 3 सितंबर 2024, ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये याद दिलाऊंगा कि हमारा जो सी सेट की लाइव क्लासेस का बैच है, ये 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 20 सितंबर तक इसमें एनरोलमेंट है। और लाइव क्लासेस का मतलब है कि क्लासेस लाइव होंगी और जो लोग लाइव नहीं देख पाएंगे उन लोगों के लिए रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और सी सेट में जो तीनों ही पोर्शंस होते हैं, तीनों ही सेक्शंस होते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, उन तीनों को ही इसमें कवर किया जाएगा। एंड इट इज़ अवेलेबल ओनली एट 999। ठीक है, सिर्फ 999 में आपको ये बैच मिल रहा है। और इसके जो भी फीचर्स वगैरह हैं या जो भी एडिशनल इसकी डिटेल्स हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और वहीं से अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो एनरोल भी कर सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को ही इस बैच में लिया जाएगा एंड द एनरोलमेंट विल बी क्लोजिंग ऑन 20th ऑफ सितंबर। तो 20 सितंबर तक आप लोगों के पास समय है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द इसमें एनरोल कर लें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं, है ना, यूट्यूब पर देखते हैं, फॉलो करते हैं, पसंद आपको आते हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोगों की तरफ से जितना भी हो सके थोड़ा बहुत जो भी है कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, सो दैट कि ये सेशंस जो हैं वो यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल सकें। तो इस क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी का आप लोग इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि जितना भी आप लोगों की तरफ से हो सके प्लीज़ कंट्रीब्यूट। चलिए, तो अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं इनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले पेज पर जो एक, मतलब मैं कहूँगा एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक पॉजिटिव वर्डिक्ट या एक पॉजिटिव जजमेंट यहाँ पर एक बात की गई है। उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस बुलडोजर जस्टिस विल ले डाउन पैन इंडिया नॉर्म्स फॉर ड्यू प्रोसेस। ये आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले लगभग 1-2 साल से, ठीक है, पिछले लगभग 1-2 साल से ये जो बुलडोज़र वाला जस्टिस है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है ना। और ये कहाँ से शुरू हुआ? इसकी शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, है ना। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, यानी कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। और वहाँ पर बेसिकली ये किया गया, खासकर एक विशेष समुदाय के जो लोग होते हैं, अगर वो किसी भी मामले में, अगर वो किसी भी केस में, इवन इफ दे आर एक्यूज्ड, अगर वो सिर्फ आरोपी भी हैं, तो उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा था, उनके घरों को जो है वो बुलडोज़र से गिराया जा रहा था। तो यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप, अगर कोई कन्विक्ट भी है, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भी मामले में, किसी भी केस में कन्विक्ट भी है, अगर दोषी भी है, तब भी उसके घर को नहीं गिराया जा सकता बुलडोजर का इस्तेमाल करके, है ना। अगर मतलब कन्विक्ट है तब भी नहीं गिराया जा सकता, आरोपी या एक्यूज्ड में तो फिर वो बात ही नहीं पैदा होती। ठीक है। और ये भी कहा गया, जनरली होता क्या है ना, जैसे आपने ये चीज़ें खुद भी देखी होंगी, मैं ज़्यादा क्या ही बताऊं इसके बारे में, ये तो आए दिन न्यूज़ में खबरें रहती हैं।
तो इसकी वजह से हुआ क्या कि यूपी में जो बीजेपी की सरकार है, या मैं कहूँ कि योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो एक तरीके से उनका पॉलिटिकल ब्रांड, एक राजनीतिक ब्रांड इस रूप में बन गया। ठीक है, उनको बुलडोज़र बाबा तक कहा जाने लगा, है ना। लास्ट ईयर जब अभी चुनाव हुए थे, मतलब इस साल भी, उस समय की बात भी करें, और यूपी में भी जब चुनाव हुए हैं पिछले 2-3 साल पहले, आई थिंक 2022 में, तो उस समय भी ये चीज़ें जो है वो सामने आई थी। तो मतलब ये बुलडोज़र वाला जो एक गवर्नेंस चल रही थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फटकार लगाई है। और इसमें यह कहा गया है कि एक पैन इंडिया, मतलब पूरे इंडिया के लिए एक इस तरीके के नॉर्म्स बनाए जाएंगे कि अगर मान लीजिए, अब जनरली होता क्या है ना, जैसे इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे कोई अगर व्यक्ति आरोपी है, ठीक है, और वो आरोपी भी एक विशेष समुदाय का है, ठीक है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ ये एक्शंस बहुत ज़्यादा लिए गए हैं। हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो, आपके कहीं मोहल्ले में, कहीं गलियों में, कहीं अड़ोस पड़ोस में ऐसा कुछ हुआ हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की होंगी, या अदरवाइज़ भी, कि उन लोगों के खिलाफ अगर मान लीजिए वो किसी भी मामले में आरोपी हैं, ठीक है, मकान वगैरह या उसकी बात छोड़ दीजिए, प्रॉपर्टी की बात छोड़ दीजिए, अगर वो अदरवाइज़ किसी भी मामले में आरोपी हैं, तो उनका फिर घर का कोई मामला बना के कि मकान का ये वाला पोर्शन जो है वो इलीगल है, मकान के जो कागज़ हैं वो प्रॉपर नहीं हैं, रजिस्ट्री के कागज़ प्रॉपर नहीं हैं, तो ये सब तरीके निकाल के उनके मकान को जो है वो बुलडोज़ कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। तो उसी को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति आरोपी है तो उसके ऊपर एक प्रॉपर केस चलेगा, और केस के अकॉर्डिंग ही, यानी कि एज़ पर द लॉ कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। जो भी उसने गलती की है या जो भी उसने अपराध किया है, ऑफेंस किया है, उसकी जो भी सज़ा उसको मिलनी है वो मिलेगी। बट उसके बदले आप उसके घर को गिरा रहे हैं बुलडोज़र का इस्तेमाल करके, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कही है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि ये शुरुआत जैसे यूपी से हुई, लेकिन उसके बाद कुछ और राज्यों की सरकार है, खासकर जो डबल इंजन की सरकार है, जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, वहाँ पर इन्होंने ये शुरू किया। अब इसमें क्या होता है ना कि जब आपको लगने लगता है कि किसी एक व्यक्ति का पॉलिटिकल ब्रांड इस चीज़ से बन रहा है, तो फिर जो विपक्ष है उसने भी ये करना शुरू किया। ठीक है, जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार हुआ करती थी, उन्होंने ये किया था। जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार हुआ करती थी, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी ये किया। वो वही देखा देखी वाली बात होती है, जब आपको लगता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपने कार्य से कोई पॉलिटिकल एडवांटेज, कोई राजनीतिक लाभ मिल रहा है, उसकी जो पॉलिटिकल ब्रांडिंग है वो बेहतर हो रही है, तो फिर विपक्ष भी वो करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हुई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो बुलडोज़र जस्टिस है, इसके ऊपर सवाल उठाए हैं, और ये कहा है कि ड्यू प्रोसेस को लेकर पैन इंडिया नॉर्म्स बनाए जाएंगे, पैन इंडिया गाइडलाइंस बनाई जाएंगी, और कोई व्यक्ति अगर कन्विक्ट भी है, अगर दोषी भी है, तो भी उसके घर को इस तरीके से बुलडोज करना ठीक नहीं है। आप आरोपी या एक्यूज की तो बात ही छोड़ दें, ठीक है, सिर्फ एक्यूज होने पर घर गिरा दिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। समझ गए बात। चलो, इसके बाद आगे बात करें। यहाँ पर एक और खबर आई है बड़ी ज़बरदस्त सी। इसमें कांग्रेस ने जो है वो आरोप ये लगाया है कि जो सेबी की चीफ हैं, है ना, जिनके ऊपर अभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कुछ समय पहले, उस पर भी इनका नाम था, माधवीपुरी बुच, ये सेबी ज्वाइन करने के बाद भी 2017 में इन्होंने आई थिंक सेबी ज्वाइन किया था, तो उसके बाद भी ये आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी ले रही थी। ठीक है, तो आप ये समझिए कि सेबी की तरफ से तो ये सैलरी ले ही रही थी, और आईसीआईसीआई बैंक से भी सैलरी ले रही थी। और पिछले 7 सालों में 2017 से लेकर 2024 के बीच में इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से 16 करोड़ 80 लाख रुपए एज आ सैलरी ली है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक से ली है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ली है। और ये बातें यहाँ पर मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है। अब इस तरीके के आरोप अगर किसी के ऊपर लग रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जांच होनी चाहिए कि क्या ये आरोप सही हैं या नहीं है। ठीक है, बट अभी कुछ दिनों पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी जब इनका नाम इन्वॉल्व था, है ना, तो वहाँ पर भी कोई जांच नहीं हुई, बल्कि सरकार की तरफ से कुछ बोला ही नहीं गया। तो इस आरोप को लेकर भी कुछ जांच वगैरह होगी ऐसा लगता नहीं है। बट ये जस्ट एक बात यहाँ पर सामने आ रही है
कि सेबी की चीफ बनने के बाद भी, और मतलब सेबी के पहले ये होल टाइम मेंबर हुआ करती थी 2017 में। आई थिंक चीफ तो ये 2021 या 2022 में बनी है, ठीक है, 2022 में शायद ये चीफ बनी है। लेकिन उससे 2017 से लेकर 2024 के दौरान सेबी ज्वाइन करने के बाद भी आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी लेती रही है। मतलब कितना बढ़िया है, ठीक है, आप काम एक जगह कर रहे हैं और सैलरी आप 2 जगह 3 जगहों से ले रहे हैं। इट्स वेरी, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, प्रिविलेज, ये एक प्रिविलेज है, ठीक है। तो आप भी अगर ऐसा कुछ जुगाड़ ढूंढ सके अपने लिए तो ज़रूर ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, जहाँ से आप एक जगह काम कर रहे हो और 3 जगह से आपको सैलरी मिल रही हो। अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए तो मतलब क्या ही कह सकते हैं, इट इज़, मतलब समझ रहे हैं आप मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पैरा ओलंपिक्स जो चल रहे हैं पेरिस में, उसमें भारतीयों का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर है, ठीक है। टोटल आई थिंक 2 गोल्ड मेडल हैं, और कुल मिला के आई थिंक 11-12 मेडल तो हो चुके हैं हमारे टोटल अभी तक, ठीक है। तो अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर चल रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 5 पर हमें 2 न्यूज़ देखनी है, 2 आर्टिकल्स देखने हैं। सीसीएस जो है, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, इन्होंने अप्रूव किया है 240 एरो इंजन्स को खरीदने का अप्रूवल दिया है फ्रॉम एचएएल, दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, 26,000 करोड़ की लागत से। और दूसरी खबर है कि 3,300 करोड़ की एक चिप असेंबली प्लांट को गुजरात में सेटअप किया जाएगा, इसको भी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। इसके बारे में बात करेंगे। और एक्सप्लेन पेज पर एक आर्टिकल है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बीच में यहाँ पर कोई खास आर्टिकल नहीं है। एक्सप्लेन पेज पर एक आर्टिकल है, प्लान फॉर दी फार्म्स, ठीक है, जो 2800 करोड़ का एक डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, इसको यहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। तो इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन वहाँ जाने से पहले, है ना, इन आर्टिकल्स के जिक्र करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक और छोटी न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में जो ट्रेंड है, ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि मोर देन 500 डेज ऑफ वॉर, सूडान रील्स अंडर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। सूडान आपको पता है एक अफ्रीकी देश है, और वहाँ पर लगभग पिछले 500 दिन से, 500 दिन का मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग पिछले 1.5 साल से सिविल वॉर चल रही है, ठीक है। वहाँ पर पहले मिलिट्री कूप हुआ था, और उसके बाद जो दो वहाँ के मिलिट्री के ही जो फैक्शंस हैं, ठीक है, जो 2 गुट हैं, दैट इज़ सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, इनके बीच में जो है वो सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा है, पावर स्ट्रगल चल रहा है। और इसकी वजह से वहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो मारे गए हैं, ठीक है। शहर जो है दे हैव टर्न्ड इनटू रुबल, यानी कि शहर जो हैं वो पूरे के पूरे मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। और पूरी की पूरे जो कम्युनिटीज़ हैं दे हैव बीन डिस्प्लेस्ड, ठीक है। बताया जा रहा है कि लगभग जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से लेकर अभी तक 15,000 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ डेटा दिया गया है। ये डेटा खैर ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है कि 25.6 मिलियन पीपल, यानी कि ओवर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सूडान, ये एक्यूट हंगर यानी कि भूख से ये प्रभावित हैं। और 755,000 या 7,55,000 लोग जो हैं वो फेमाइन वहाँ पर झेल रहे हैं। 10.7 मिलियन लोग जो हैं वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, और इनमें से 4 मिलियन यानी कि 40 लाख के आसपास जो हैं वो बच्चे हैं, ठीक है। 2.1 मिलियन लोगों ने जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर दिया है, ऐसा भी बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद कई सारे लोग जो हैं वो रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, और 6 से 10 मिलियन लोग जो है वो यहाँ पर भुखमरी या स्टारवेशन की वजह से 2027 तक मर सकते हैं, अगर इसी तरीके की फूड स्कारसिटी या खाने की कमी जो है वो वहाँ पर बनी रहती है। तो ये बेसिकली मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपने यूपीएससी के सवालों में एक ट्रेंड देखा होगा पिछले 2-3 सालों से, खासकर यूपीएससी को वो मतलब कहते हैं ना, एक शौक पैदा हुआ है कि वो एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में जनरली ऐसा पूछ रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड कुछ, मतलब कुछ इंटरनेशनल इवेंट हुआ हो, इस तरीके का सिग्निफिकेंट इवेंट, तो उससे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सूडान आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी वॉर जो है वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर चल रही है, ठीक है। एक तो ये हो गई बात। दूसरी बात ये है कि सूडान का जिक्र आया है, तो इससे रिलेटेड एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना। तो थोड़ा सा हम लोग इसका जो मैप वगैरह है उसके ऊपर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं, फिर जो बाकी आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर हम लोग चलेंगे। तो देख लो,
थोड़ा सा इसके मैप पर आप नज़र डाल लो, फिर बाकी बात करते हैं। देखो, ये आपको अफ्रीका दिखाई दे रहा है पूरा। यहाँ पर दिस इज़ सूडान, ठीक है, ये सूडान है। अब सूडान की अगर मैं बात करूँ तो सूडान जो है, इसकी राजधानी, इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ खार्तूम, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो लड़ाई वगैरह है वो यहीं पर खार्तूम के रीजन में ही हो रही है। अब इससे लगने वाले जो देश हैं, पहले बेसिकली सूडान साउथ सूडान एक ही देश हुआ करते थे, फिर बाद में ये सेपरेट हो गए। अब सूडान की अगर आप जो ये हैं नेबरिंग कंट्रीज़, अगर इनको आप देखें तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिख भी रहे हैं। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो सबसे पहला एक देश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दैट इज़ इजिप्ट, ठीक। इजिप्ट आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मिस्र भी कहते हैं। इसके बाद एक देश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ लिबिया, ठीक है। लिबिया दिखाई दे रहा है, लिबिया भी सूडान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिर इस तरफ से अगर आप देखें तो यू हैव चैड, चैड दिखाई दे रहा है। इस तरफ से आप देखें तो आपके पास सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है, ये भी एक देश है जो सूडान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिर एक देश है जो सूडान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, दैट इज़ साउथ सूडान। एक देश है जो इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, दैट इज़ इथोपिया। और एक देश है जो बाउंड्री शेयर कर रहा है, दैट इज़ इरिट्रिया। और इसकी जो बाउंड्री है वो एक तरफ को रेड सी की तरफ भी खुलती है, ठीक है। तो कुल मिला के जितने देश हैं जो इसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं वो हैं इजिप्ट, लिबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया और इरिट्रिया, ठीक है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 और 7, और रेड सी की तरफ भी ये की एक एक मतलब जो आप कह सकते हैं बाउंड्री है वो रेड सी की तरफ भी है। तो मतलब इट इज़ नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री, है लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर बेसिकली ये रीजन वैसे भी न्यूज़ में रहता है, क्योंकि यहाँ पर ना उसका भी इशू है, वाटर का, पानी का भी यहाँ पर इशू है। क्योंकि इथोपिया की तरफ से जो रिवर जाती हैं उसके ऊपर यहाँ पर डैम्स वगैरह बनाए गए हैं। अब वो यहाँ पर इस मैप में शायद दिख सकते हैं, बट आई एम नॉट टू श्योर। यहाँ पर ना इथोपिया, यहाँ से बेसिकली जो नदियाँ निकलती हैं, है ना, ब्लू नाइल और वाइट नाइल, वो यहाँ पर जाके जो इसकी खार्तूम शहर है यहाँ पर से मिलके वो नाइल रिवर बन जाती है, ठीक है, जो नील नदी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से आपको ये दिख रही है वाइट नाइल, और इस तरफ से आ रही होगी, दिस इज़ योर ब्लू नाइल, ठीक है। ये देखो, ये ब्लू नाइल है, ये वाइट नाइल है। और ये दोनों नदियाँ जो हैं ये आगे जाके इसकी जो राजधानी है दैट इज़ खार्तूम, वहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। ये इधर से जो आ रही है दिस इज़ ब्लू नाइल, ठीक है, ये है ब्लू नाइल, है ना। और ये दोनों यहाँ पर आके इसकी जो राजधानी है दैट इज़ खार्तूम, वहाँ से मिलके फिर ये आगे को सिर्फ नाइल रिवर बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली इशू इस बात का रहता है क्योंकि इथोपिया की तरफ से ये जो नदी आती है इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, वो डैम यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा, ठीक है। चलो उस डैम का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, आप लोगों को टास्क देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे उस डैम का नाम बताना जो बड़ा ही यहाँ पर एक फेमस डैम है और जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी रहता है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको इसकी बाउंड्रीज़ वगैरह, नेबरिंग कंट्रीज़ वगैरह दिखा दी है, तो थोड़ा सा इसको इस कंटेक्स्ट से भी याद रखें। और बाकी जो वो वॉर वाला कंटेक्स्ट है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। चलो अब हम लोग वो जो एक एक करके आर्टिकल्स हैं उनका जिक्र करते हैं। तो सबसे पहला 3 आर्टिकल हमने बताया आपको देखने हैं। तो सबसे पहला ये है कि CCS अप्रूव्स बाइंग ऑफ 240 एरो इंजन्स फ्रॉम HAL फॉर 26,000 करोड़। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इसने अप्रूव किया है अ प्रपोजल टू प्रोक्योर, प्रोक्योर मतलब खरीदना, 240 एरो इंजन्स फॉर Su-30 MKI एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एट द कॉस्ट ऑफ ओवर 26,000 करोड़, ठीक है। चलो मेरा सबसे पहला सवाल जिसका जवाब आप लोग कमेंट्स में देंगे कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ठीक है। मेरा सबसे पहला सवाल कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है इसमें कौन कौन है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में कौन कौन आता है। बेसिकली कैबिनेट कमेटी तो यह है, लेकिन इसके कौन कौन मेंबर्स हैं, हु ऑल आर द मेंबर्स ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलो एक वो सूडान वाला जो नाइल रिवर का डैम है वो बताएंगे, और एक ये चीज़ बताएंगे। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद आगे देखो,
द इंजन्स दैट इज AL31FP will be procured under by Indian category from the हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब ये जो इंजन्स हैं AL31FP, ये इन इंजन्स का नाम है, इनको खरीदा जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से किस कैटेगरी के अंतर्गत? बाय इंडियन कैटेगरी। अब अलग अलग जो बेसिकली डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स होते हैं ना, उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो ये एक कैटेगरी है दैट इज़ बाय इंडियन कैटेगरी, और हर कैटेगरी का अपना एक क्राइटेरिया होता है। चलो पहले थोड़ा सा इस क्राइटेरिया के बारे में हम लोग बात करते हैं, इन कैटेगरीज के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ये बेसिकली एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही एक आर्टिकल है। इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये कैटेगरीज दिखाई देंगी, ठीक है। दैट इज़ बाय इंडियन, IDDM, बाय इंडियन, बाय एंड मेक इंडियन, बाय एंड मेक, बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड बाय ग्लोबल, ठीक है। ये कुछ कैटेगरीज दिखाई दे रही हैं। तो हमने फ़िलहाल जो बात करनी है दैट इज़ बाय इंडियन, क्योंकि इस कैटेगरी के अंतर्गत ही इनको ख़रीदा जा रहा है। इन सारे कैटेगरीज़ का क्या मतलब है, क्या क्राइटेरिया है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आपको बाय इंडियन वाला बताता हूँ, बाकी इस वाले डॉक्यूमेंट को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा। देखिए बाय इंडियन कैटेगरी का मतलब ये होता है, दिस रेफर्स टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम एन इंडियन वेंडर, ठीक है। इसमें यह है कि जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पर इंजन्स को ख़रीदा जा रहा है, तो उसकी जो खरीदी है वो किसी इंडियन वेंडर से की जाएगी। और इंडियन वेंडर जो है वो कम से कम वन ऑफ द टू कंडीशंस मीट करना चाहिए, मतलब कम से कम दो शर्तें हैं, उनमें से एक शर्त वो वेंडर पूरी करना चाहिए। वो शर्तें क्या हैं कि प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन इंडिजीनियसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड with a minimum of 50% indigenous content on cost basis of the total contract value, ठीक है। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिनको इंडिजीनियसली डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, डेवलप किया गया है और मैन्युफैक्चर किया गया है। इंडिजीनियसली डिज़ाइन करने का मतलब है कि इंडिया में ही उनको डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया और मैन्युफैक्चर किया गया है 50% इंडिजीनियस कंटेंट के साथ। 50% इंडिजीनियस कंटेंट मतलब जितना उसकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका 50% जो वैल्यू है कंटेंट की वो इंडियन है, ठीक है। एक शर्त तो ये हो गई। दूसरी शर्त ये है कि प्रोडक्ट्स विच मे नॉट हैव बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड इंडिजीनियसली हैव 60% ऑन कॉस्ट बेसिस ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। जो प्रोडक्ट इंडिया में डिज़ाइन नहीं हुए हैं, इंडिजीनियसली डिज़ाइन और डेवलप नहीं हुए हैं, उनमें इंडिजीनियस कंटेंट जो है वो 60% होना चाहिए, ठीक है। अगर इंडिजीनियसली डिज़ाइन और डेवलप्ड प्रोडक्ट हैं तो उनके लिए 50% भी अगर इंडिजीनियस कंटेंट है तो वो बाय इंडियन कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलप्ड इंडिजीनियसली नहीं है तो उसमें फिर 60% ऑफ द इंडिजीनियस कंटेंट होना चाहिए, है ना। कंटेंट का मतलब है कि वो सामान जिससे वो बन रहा है उसकी जो टोटल वैल्यू है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, उसका 60% अगर इंडिजीनियस कंटेंट उसमें है उतनी वैल्यू का, तो भी वो बाय इंडियन कैटेगरी में आ जाएगा। तो बेसिकली ये दो शर्तें या दो कंडीशंस हैं जो किसी भी इंडियन वेंडर को पूरी अगर करनी है तभी ये कहा जा सकता है कि वो बाय इंडियन कैटेगरी के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। समझ गए बात। मैं बाकी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ये बाकी जो भी कैटेगरीज हैं ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। बट बाय इंडियन कैटेगरी क्या है जिसके तहत ये HAL से AL31FP एरो इंजन्स खरीदे जा रहे हैं, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब इन एरो इंजन्स की जो डिलीवरी है वो अगले साल शुरू होगी, 1 साल के बाद, और लगभग 8 साल में पूरी होगी। IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 260 Su-30 MKI एयरक्राफ्ट हैं जो कि उसकी फ़ाइटर फ्लीट का यानी कि फ़ाइटर बेड़े का बैकबोन है। और 4th जनरेशन फाइटर जेट इज़ पावर्ड बाय 2 AL31FP एरो इंजन्स। जो ये Su-30 MKI एयरक्राफ्ट हैं ये 4th जनरेशन फाइटर जेट है, ठीक है। और इनमें 2 AL31FP एरो इंजन्स लगते हैं। AL31FP ये हाई टेम्परेचर टर्बोजेट बाईपास इंजन है मॉड्यूलर डिज़ाइन का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि इंजन्स विल हैव एन इंडिजीनियस कंटेंट ऑफ ओवर 54%, ठीक है। इनमें जो इंडिजीनियस कंटेंट है वो 54% से ज़्यादा होगा और इन्हेंस्ड ड्यू टू इंडिजनाइजेशन ऑफ सम की कंपोनेंट्स ऑफ एरो इंजन्स एंड विल बी मैन्युफैक्चर्ड एट द कोरापुट डिवीजन ऑफ HAL। तो 54% अगर हो गया तो वही पहली वाली जो कंडीशन है वो मैच हो गई, है ना, क्योंकि इंडिजीनियसली डिज़ाइन और इंडिजीनियसली डेवलप किया जा रहा है इसको। और दूसरी चीज़ वही है
कि 54% अगर है तो मतलब मोर देन 50% है, तो ये उस हिसाब से बाय इंडियन कैटेगरी में आ गया। और इसको जो HAL का कोरापुट डिवीज़न है वहाँ पर इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये बात आप समझ गए, जो यहाँ पर कंसेप्ट हैं वो समझ गए। ठीक, चलो डिफेंस में आप इसको लेंगे GS पेपर 3 में, है ना, डिफेंस में है। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में कौन कौन आता है ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। चलो इसके बाद अगला जो आर्टिकल है, कैबिनेट ओकेज 3,300 करोड़ चिप असेंबली प्लांट इन गुजरात। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि यूनियन कैबिनेट ने कल के दिन ही एक सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट इसको मंजूरी दी है, बीइंग सेटअप बाय द केन्स सेमिकॉन एट द कॉस्ट ऑफ 3,300 करोड़। ये 5वां सेमीकंडक्टर यूनिट है और 4th असेंबली यूनिट है जिसको कैबिनेट का अप्रूवल मिला है अंडर इंडियाज़ एम्बिशियस 76,000 करोड़ चिप मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, भारत सरकार का ये एक एम्बिशियस स्कीम है कि जिसमें 76,000 करोड़ का इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो उसी के अंतर्गत ये 5वां सेमीकंडक्टर यूनिट है और 4थी असेंबली यूनिट है। ठीक है, अब इस यूनिट की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो एक दिन के 60 लाख चिप बनाने की होगी। और चिप जो प्रोड्यूस की जाएंगी उसका जो एप्लीकेशन है, जो यूज़ है, वो इंडस्ट्रियल यूज़ होगा, है ना, गाड़ियों में ऑटोमोटिव यूज़ होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल किया जाएगा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होगा, टेलीकॉम जैसे मोबाइल, लैपटॉप्स, है ना, इन सब में इनका इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी यहाँ से चिप्स बनेंगी उनका। द प्लांट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन सानंद गुजरात। अब इसको लेकर जो प्लांट है वो गुजरात के सानंद में बनाया जाएगा। पहले ये प्लांट जो है वो तेलंगाना में लगना था, लेकिन बाद में इसको गुजरात शिफ्ट कर दिया गया आफ्टर द गवर्नमेंट इंडिकेटेड दैट सानंद वॉज कमिंग अप एज अ क्लस्टर फॉर चिप असेंबली प्लांट्स। क्योंकि बाद में ये देखा गया कि सानंद में जो है वो चिप असेंबली प्लांट्स का क्लस्टर बन रहा है, तो इसलिए गुजरात में इसको शिफ्ट कर दिया गया। वैसे मतलब कहना तो नहीं चाहिए, बट ये सब कहने की बातें होती हैं, है ना, सारी चीज़ें जो है वो गुजरात की तरफ ही जा रही हैं, ये आपको पता है। बट ठीक है, चलो वो छोड़ो, बट जो यहाँ पर लिखा गया है उसके ऊपर फोकस करो, क्योंकि एग्जाम में आता है तो फिर वही लिखना पड़ता है जो दिया गया है। इट इज़ ऑल्सो लर्न दैट द गवर्नमेंट सब्सिडी टूवर्ड्स द प्लांट विल बी अराउंड 1,300 करोड़, कि सरकार जो इस प्लांट के लेकर सब्सिडी देगी वो 1,300 करोड़ की होगी। India has ambitions to become a major chip hub on the lines of the United States, Taiwan and South Korea and has been courting foreign companies to set up operations in the country. भारत जो है वो चाहता है कि कुछ ऐसे देश जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी आगे हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, तो उन्हीं की तरह भारत भी जो है वो चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना चाहता है। और वो कई सारे विदेशी कंपनियों से इस बारे में बात कर रहा है कि वो हमारे देश में ऑपरेशंस जो हैं वो सेटअप करें। Previously, the country has approved a fabrication plant worth rupees $11 billion being set up by Tata Electronics in partnership with Taiwan's Powership, और 3 बाकी चिप असेंबली प्लांट्स जो हैं जिनको टाटास के द्वारा सेटअप किया गया था, US बेस्ड माइक्रॉन टेक्नोलॉजी और मुरुगप्पा ग्रुप CG पावर इन पार्टनरशिप विद जापान रेनेसास। तो ये इस तरीके के काम यहाँ पर पहले से चल रहे हैं। कुछ पहले से प्लांट्स जो हैं वो सेटअप हो रहे हैं, कुछ अभी अप्रूवल मिल रहा है, तो ये चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। ठीक है, और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1-2 साल पहले ऐसा हुआ था कि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई थी, तो ये इसकी क्या बोलते हैं, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। ठीक है, ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर भी। क्लियर है बात? चलो, बाकी ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन फार्म सेक्टर है, इसको लेकर हम अगला आर्टिकल देख ही रहे हैं, है ना। चलो, तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अच्छा, ये वाला आर्टिकल आप किस में लेंगे? ये वाला आर्टिकल आप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड आर्टिकल है, आप इसको इकोनॉमी में ले सकते हैं, है ना। चलो, इसके बाद यहाँ पर आएंगे प्लान फॉर द फार्म्स। अब ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आर्टिकल है ना, तो इसको भी आप GS पेपर 3 इकोनॉमी में ही लेंगे। यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया है 2817 यानी कि 2817 करोड़ का डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन फॉर द क्रिएशन ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फार्म सेक्टर। फार्म सेक्टर में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 2817 करोड़ का डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है, इसको यहाँ पर अप्रूव किया गया है। अब ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मिशन है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिखा है, द मिशन टू क्रिएट
DPI in the agriculture sector is similar to the government's flagship e-governance initiatives in other sectors. ठीक है, सरकार का जो ये मिशन है एग्रीकल्चर में DPI क्रिएट करना, यानी कि एग्रीकल्चर में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ये उसी तरीके से है जैसे बाकी सरकार ने अपने जो ई-गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स बाकी सेक्टर्स में किए हैं। ठीक है, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में हमें बहुत सारे, जिसके थ्रू हमने कुछ डिजिटल सॉल्यूशंस देखे हैं, जैसे कि आधार यूनिक आईडी है ना, या फिर डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट फोल्डर, ये भी एक फैसिलिटी है। देन ई साइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है ना, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो ये सारे के सारे ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स हैं। तो सरकार का वही मिशन है कि उस तरीके से ही एग्रीकल्चर सेक्टर में भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जाए। अब इस DPI के 3 मुख्य कंपोनेंट होंगे। ये हालांकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बात की गई है, तो इसको देखेंगे। तो इसमें जो 3 हैं वो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत जो कंपोनेंट्स हैं DPI के, वो क्या क्या हैं। एक है एग्री स्टैक, एक है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम दैट इज़ DSS, और एक है सॉइल प्रोफाइल मैप्स। अब इनमें से जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे जिससे फार्मर्स को जो अलग अलग सुविधाएं हैं, जो अलग अलग सर्विसेज हैं, फार्मर्स की उन तक पहुंच हो सके और फार्मर्स उन सर्विसेज को अवेल कर सकें, यूज़ कर सकें। द मिशन ऑल्सो एम्स टू क्रिएट अ टेक बेस्ड इकोसिस्टम। एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोसिस्टम बनाने का भी यहाँ पर एम है, दैट इज़ डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। इससे होगा क्या कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो एस्टिमेट है कि कितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा, उसके एस्टिमेट में एक्यूरेसी लाने के लिए ये काम किया जा रहा है। दैट इज़ डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे भी यहाँ पर एक टेक बेस्ड इकोसिस्टम, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोसिस्टम जो है वो ये भी बनाया जाएगा। अब इसके बैकग्राउंड और फंडिंग की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि टोटल 2817 करोड़ का है। इसमें से 1490 करोड़ जो है वो केंद्र के द्वारा दिए जाएंगे और बाकी जो है वो राज्य और यूटीज़ की तरफ से दिए जाएंगे। तो मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई, क्योंकि केंद्र भी अपना जो शेयर है वो दे रहा है और राज्य और यूटीज़ भी अपना शेयर देंगे। अब ये जो मिशन है, दिस विल बी रोल्ड आउट अक्रॉस द कंट्री ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, है ना। 2025-26 के अंदर अंदर ये मिशन जो है वो रोल आउट हो जाएगा। इस मिशन को जो है वो पहले प्लान किया गया था कि 2021-22 में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन कोविड आने की वजह से वो जो प्लान्स है वो पूरे नहीं हो पाए। और उसके बाद सरकार ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, इसको बनाने के लिए जो अनाउंसमेंट है वो पिछले साल के बजट में भी और इस साल के बजट में भी 23-24 और 24-25 के बजट में ये अनाउंसमेंट सरकार ने किए थे। अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है वो इज़ इन द प्रोसेस, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रही है स्टेट्स के साथ, ताकि इस तरीके के जो DPI फॉर एग्रीकल्चर है इसको क्रिएट और इम्प्लीमेंट किया जा सके। और अभी तक ये माना जा रहा है कि 19 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस तरीके के MOUs को साइन कर लिया है। अब इसके जो 3 पिलर्स हैं या जो 3 कंपोनेंट्स हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है एग्री स्टैक। अब इसमें देखो क्या है, द फार्मर सेंट्रिक DPI एग्री स्टैक। ये फार्मर सेंट्रिक है, ठीक है, फार्मर सेंट्रिक है, यानी कि किसान को ध्यान में रख के ये वाला कंपोनेंट है। इसमें 3 फाउंडेशनल एग्रीकल्चर एग्री सेक्टर रजिस्ट्रीज और डेटाबेस होंगे। ठीक है, 3 डेटाबेस या 3 रजिस्ट्रीज इसके अंदर होंगी। एक होगा फार्मर्स रजिस्ट्री, एक होगा जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स, और तीसरा होगा क्रॉप जोन रजिस्ट्री, जो कि क्रिएट और मेंटेन किए जाएंगे स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स के द्वारा। इसमें बेसिकली केंद्र का कोई रोल नहीं है इन डेटाबेसेस को बनाने और इनको मेंटेन करने में। द बेसिक IT इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग एग्री स्टेक हैज़ बीन डेवलप्ड एंड टेस्टेड ऑन अ पायलट बेसिस। और जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है इस डेटाबेस को बनाने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है और पायलट बेसिस पर उसकी टेस्टिंग भी हो गई है। मतलब एक छोटे स्तर पर उसको टेस्ट कर लिया गया एक लिमिटेड स्कोप में। ठीक है, अब फार्मर्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हाथ से कोई रजिस्टर तो मेंटेन करेंगे नहीं, है ना, उसका पूरा का पूरा एक ऑनलाइन सिस्टम होगा। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ये कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो तीनों रजिस्ट्री हैं अगर उसकी मैं बात करूँ तो फार्मर्स रजिस्ट्री में क्या होगा कि फार्मर को एक डिजिटल ID दी जाएगी, है ना, एक डिजिटल आइडेंटिटी दी जाएगी जिसको फार्मर ID कहा जा रहा है। जैसे कि आधार होता है, ठीक है, हर व्यक्ति को एक यूनिक ID दी गई है, आधार कार्ड, उसी तरीके से हर किसान को भी एक फार्मर ID दी जाएगी।
और ये डायनामिकली लिंक्ड होगी टू रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड, ओनरशिप ऑफ लाइव स्टॉक, क्रॉप सोन, डेमोग्राफिक डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, स्कीम्स एंड बेनिफिट्स अवेल्ड एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी के सारे उसमें उन चीज़ों से लिंक होगी कि उसका लैंड वगैरह उसके पास कितनी है, ठीक है, कितना उसके पास लाइव स्टॉक है, कौन सी वो फसल उगा रहा है ना, डेमोग्राफिक डिटेल्स, उसकी परिवार की डिटेल्स, कौन कौन से स्कीम्स और बेनिफिट्स का वो लाभ ले रहा है, ये सारी चीज़ें उसके साथ वो लिंक होगी। और इसको लेकर जो पायलट प्रोजेक्ट है फार्मर आईडीज़ क्रिएट करने को लेकर, ये अभी तक 6 जिलों में जो है वो चलाया जा चुका है। दैट इज़ यूपी के फर्रुखाबाद में, गुजरात के गांधीनगर में, महाराष्ट्र के बीड में, हरियाणा के यमुनानगर में, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में और तमिलनाडु के विरुधुनगर में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिकली इन 6 जिलों में ये पायलट प्रोजेक्ट इसको लेकर किया जा चुका है। सरकार का यहाँ पर एम ये है कि डिजिटल आइडेंटिटीज़ क्रिएट करनी है 11 करोड़ किसानों के लिए, जिनमें से 6 करोड़ जो हैं वो इस साल यानी कि जो करंट ईयर है 2024-25 का उसमें कवर हो जाएंगे। बाकी अगले 3 करोड़ जो हैं वो अगले साल, और बाकी जो बचे हुए 2 करोड़ हैं वो उसके अगले साल यानी कि 26-27 तक। तो 26-27 तक 11 करोड़ किसानों की यहाँ पर डिजिटल आईडी बनाने की बात की जा रही है। पिछले महीने 5,000 करोड़ जो हैं वो इस चीज़ के लिए रखे गए थे फॉर इंसेंटिव फॉर स्टेट्स टू क्रिएट द फार्मर रजिस्ट्री अंडर द स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 24-25। और ये बेसिकली जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के लिए बजटरी एलोकेशन है उससे अलग था। ठीक है, तो 5,000 करोड़ तो बेसिकली यहाँ पर राज्यों को इंसेंटिव देने की बात की गई थी कि वो अगर किसानों की इस तरीके की रजिस्ट्री बनाते हैं उसके लिए। अब एक बार ये रजिस्ट्री अगर बन गई तो इंडिविजुअल फार्मर जो हैं they will be able to digitally identify and authenticate themselves to access benefits and services। ठीक है, वो डिजिटली आइडेंटिफाई हो जाएंगे क्योंकि डिजिटल उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है, और वो खुद को ऑथेंटिकेट करके जो भी सर्विसेज या बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्विएटिंग द कम्बरसम पेपर वर्क। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, और विद लिटिल और नो नीड टू फिजिकली विजिट वेरियस ऑफिस और सर्विस प्रोवाइडर्स। और किसी भी बेनिफिट या किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए उनको फिजिकली किसी भी ऑफिस में या तो बहुत कम या फिर ना के बराबर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक हो गया, दैट इज़ अबाउट द एग्री स्टेक के अंतर्गत पहला, दैट इज़ फार्मर्स रजिस्ट्री। इसके बाद इसमें दूसरा है दैट इज़ क्रॉप सोन रजिस्ट्री। अब इसमें क्या होगा, देखो ऐसा तो नाम से ही क्लियर है, क्रॉप सोन रजिस्ट्री मतलब कि कौन सी क्रॉप उगाई गई है उसके बारे में कुछ होगा। तो क्रॉप सोन रजिस्ट्री में क्या है, देखो क्रॉप सोन रजिस्ट्री में दिस विल प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ क्रॉप्स प्लांटेड बाय फार्मर्स। वही मैंने आपको बताया कि किसानों ने कौन सी फसल उगाई हुई है, ये उसकी डिटेल देगा। द इंफॉर्मेशन विल बी रिकॉर्डेड थ्रू डिजिटल क्रॉप सर्वेज। ठीक है, डिजिटल क्रॉप सर्वेज किए जाएंगे, मोबाइल बेस्ड ग्राउंड सर्वेज हर क्रॉप सीजन में, और उसके आधार पर ये डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी। अब पायलट डिजिटल क्रॉप सर्वे जो है वो 2023-24 में 11 राज्यों में किया जा चुका है क्रॉप सोन रजिस्ट्री डेवलप करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ का पायलट प्रोजेक्ट पहले से किया गया है। ठीक है, उसके बाद ही इसको लॉन्च किया जा रहा है। द गवर्नमेंट एम्स टू लॉन्च द डिजिटल क्रॉप सर्वे अक्रॉस द नेशन ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। सरकार का ये मिशन है, ये एम है कि वो डिजिटल क्रॉप सर्वे को लॉन्च करना चाहती है पूरे देश में अगले 2 सालों में, जिसमें इस फाइनेंशियल ईयर में 400 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाए, और अगला जो फाइनेंशियल ईयर है 25-26 का उसमें बाकी बचे हुए जो ज़िले हैं उनको कवर कर लिया जाए। इसके बाद जो तीसरा इसका पार्ट है दैट इज़ जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स। इसमें क्या है कि द मैप्स विल लिंक जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन ऑन लैंड रिकॉर्ड्स विद देयर फिजिकल लोकेशंस। ठीक है, कि जो भी लैंड रिकॉर्ड्स की जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है उसको फिजिकल लोकेशंस के साथ लिंक किया जाएगा। मतलब ये ज़मीन किसकी है, ये ज़मीन कहाँ पर है, इसकी फिजिकल लोकेशन एग्जैक्टली कहाँ पर है, उस तरीके से। ठीक है, तो ये पहला कंपोनेंट हो गया। इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज़ कृषि डीएसएस। ये है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसको रिसेंटली अनवील किया गया था। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जियो स्पेशल सिस्टम बनाएगा टू यूनिफाई रिमोट सेंसिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑन क्रॉप्स, सॉइल, वेदर एंड वाटर रिसोर्सेज एक्सेट्रा। ठीक है, ताकि ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है इसको यूनिफॉर्म किया जा सके, यूनिफाई किया जा सके। दिस इंफॉर्मेशन विल सपोर्ट क्रॉप मैप जनरेशन फॉर आइडेंटिफाइंग क्रॉप सोन पैटर्न, ड्रॉट्स, फ्लड मॉनिटरिंग एंड टेक्नोलॉजी और मॉडल बेस्ड यील्ड असेसमेंट फॉर सेटलिंग द क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम बाय फार्मर्स। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है
ये क्रॉप मैप जनरेशन को सपोर्ट करेगी। ठीक है, कि कौन सी क्रॉप सोन पैटर्न है, ठीक है, कितना मतलब ड्राउट है या फ्लड है, वो सब चीज़ें मॉनिटर की जाएंगी। और टेक्नोलॉजी और मॉडल बेस्ड यील्ड असेसमेंट होगा। ठीक है, मतलब यील्ड का असेसमेंट किया जाएगा कि कितना पैदावार हुई है, उसके हिसाब से ही जो है वो किसान, अगर मान लीजिए जो इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, है ना, कि उनकी फसल बर्बाद हो गई तो उनको बीमा चाहिए, तो उस बीमे का जो क्लेम है वो इस आधार पर जो है वो सेटल किया जाएगा। इसके बाद जो तीसरा कंपोनेंट है दैट इज सॉइल प्रोफाइल मैप्स। इसमें डिटेल सॉइल प्रोफाइल के मैप्स बनाए जाएंगे लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड के। और डिटेल्ड सॉइल प्रोफाइल इन्वेंट्री ऑफ अबाउट 29 मिलियन हेक्टेयर हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, 142 मिलियन हेक्टेयर के बनाए जाएंगे और 29 मिलियन हेक्टेयर के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद जो DGCES था, है ना, वो क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के एस्टिमेशन को लेकर, तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि द मिशन एनविसेजेस a major push to improve the existing crop yield estimation system and make the data more robust, addressing the concerns that sometimes raised about the accuracy of India's agriculture production estimates। क्योंकि कई बार भारत का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एस्टिमेट है उसकी एक्यूरेसी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, तो उसी में एक्यूरेसी लाने के लिए ये काम किया जा रहा है। बेटर डेटा विल हेल्प द गवर्नमेंट मेक स्कीम्स एंड सर्विसेज सच एज पेपरलेस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेस्ड प्रोक्योरमेंट, क्रॉप इंश्योरेंस, credit card linked crop loans, more efficient and transparent and develop systems for the balanced use of fertilizers। तो अगर सरकार के पास डेटा बेहतर होगा तो सरकार इस तरीके की स्कीम्स ला सकती है ना, उन स्कीम्स को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकती है और ऐसे सिस्टम्स डेवलप कर सकती है ताकि जो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ है वो बैलेंस तरीके से हो सके। जो डिजिटली कैप्चर्ड डेटा है ऑन क्रॉप सोन एरिया अलॉन्ग विद द डिजिटल General Crop Estimation Survey based yield and remote sensing data will help improve the accuracy of crop production estimates। ठीक है, एक तो क्रॉप सोन एरिया में को लेकर डेटा मिलेगा कि कितना एरिया में क्रॉप सोन किया गया है, कौन सी क्रॉप सो की गई है। उसके बाद जो ये डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे के आधार पर यील्ड है, कितनी पैदावार है, रिमोट सेंसिंग का जो डेटा है, इन सब से क्या होगा कि क्रॉप प्रोडक्शन के एस्टिमेट में एक्यूरेसी आएगी कि कितनी क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो हो सकता है या हो रहा है। द डेटा विल ऑल्सो हेल्प फैसिलिटेट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड इवेल्युएट इरीगेशन नीड्स अकॉर्डिंग टू द क्रॉप एंड सीजन। तो ये बेसिकली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में भी मदद करेगा और साथ ही साथ जो इरीगेशन की ज़रूरतें हैं, ठीक है, सीज़न के हिसाब से या क्रॉप के हिसाब से जो इरीगेशन की ज़रूरतें हैं उसको भी इवेल्युएट करेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर या डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन आप कह सकते हैं, उसके बारे में हो गया, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया और इसके बाहर इसमें कुछ क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ठीक है, चाहे प्रीलिम्स में हो, मेंस के लायक तो वैसे क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ पर कम है ना, क्योंकि ऐसे किसी भी एक स्कीम को लेकर क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। बट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यहाँ से आपका हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, पूछा जा सकता है कि मतलब कुछ पॉइंट्स देके कि इनमें से कौन कौन से फीचर्स हैं या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इस डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के, तो उस तरीके का सवाल प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है ना। चलो, तो इसको भी बेसिकली आप लोग GS पेपर 3 एग्रीकल्चर में लेंगे और वो इकोनॉमी में ही आता है ना। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए हम लोग सेशन को इतना ही रखते हैं। तो आप में से जो लोग आईना सीरीज़ की मंथली कंपाइल्ड PDFs लेना चाहते हैं उनके सामने ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप लेस देन ₹2 पर डे के हिसाब से मंथली ले सकते हैं ओनली एट ₹59। जून और जुलाई की ऑलरेडी आ चुकी है, अगस्त महीने की भी बहुत जल्द जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी। और अगर आप अगले साल के मेंस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो 16 महीने की PDF ओनली एट ₹680, 12 महीने की PDFs ओनली एट ₹510। ठीक है, ये आपको मिल रही है। इसके साथ ही साथ 8 महीने की PDF ₹345 में और 4 महीने की PDF ओनली एट 175, ये भी आपको मिल रही है। और लेस देन ₹2 पर डे तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप मंथली लेना चाहते हैं तो अवेलेबल ओनली एट ₹59। बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें और अगर आपने किसी भी हमारे वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप यहाँ से वीडियोज़ को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो आईना सीरीज़ के फुल कोर्सेज़ हैं, फुल कोर्सेज़ मंथली कोर्स, है ना, 3 मंथ 6 मंथ्स के कोर्स,
इस तरीके के कोर्स भी आप लोग अगर एनरोल करना चाहते हैं तो इनमें भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे कोर्सेज़ आपको हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड मिल जाएंगे। और लास्ट ईयर के भी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, और लास्ट ईयर का हम आपको एक 12 महीने की PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। कंपाइलेशन PDF नोट्स है 12 महीने की, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 के बीच में। अगर आप इसमें भी एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ओनली एट 499 रुपीज़ में ये आपको दी जा रही है। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारा CSET का जो लाइव कोर्स है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 5 अक्टूबर। एनरोलमेंट इसमें 20 सितंबर तक रहेगा, और 999 में हम आपको इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप एडिशनल डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं, और वहीं से उसी लिंक के थ्रू जाके आप लोग एनरोल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और बाकी आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही गुजारिश है कि आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। जो भी अमाउंट आपको ठीक लगे आप यहाँ से ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट करें। जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके जवाब भी ज़रूर दें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।